कोई मजबूत आदमी खड़ा होता तो कबीर लापता ना होता, मगर उन पैसों की कीमत क्या है कावेरी। मेरे अंदर की एक मासूम आवाज़ बोल रही थी, क्या तू अपनी माँ के इलाज के लिए अपनी इज्जत का सौदा करेगी। मैडम ने मुझे घूरते हुए कहा, सोच लो कावेरी, ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। ये दुनिया जालिम है, अगर जीना है तो ज़िंदगी के खेल के रूल को समझने होंगे। मैं एक पल को उनकी तरफ देखा, फिर नज़रें झुका ली। बस कल रात एक और मीटिंग है, तुम्हें जाना होगा, मैडम ने जैसे फैसला सुना दिया था। रात के टाइम में अपने बिस्तर पर लेटी थी, मगर नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैंने छत की तरफ देखा, अंधेरे में घूरती रही और खुद से एक ही सवाल करती रही, क्या सच में मेरे पास कोई रास्ता नहीं? क्या सच में इस दलदल से बाहर निकल सकती थी? मेरी आंखों में आंसू आ गए। काश कबीर यहाँ होता, मेरा हाथ थाम लेता, मुझे बताता कि सब ठीक हो जाएगा, मगर कबीर कहीं नहीं था और मैं अंधेरे में डूब चुकी थी। क्या सच में मेरी ज़िंदगी का यही रास्ता था? क्या सच में मुझे इस गंदगी में ही जीना पड़ता? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहे थे, मगर जवाब नहीं था। लेकिन हकीकत ये थी कि वापसी का दरवाज़ा कब का बंद हो चुका था। मैं जितना बचने की कोशिश कर रही थी, उतना ही गहरी दलदल में फंसती जा रही थी। उस रात जब मैं बंगले से वापस आई तो माँ की हालत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। वो शायद बेहोश हो गई थी, उनका जिस्म कांप रहा था। मैंने जल्दी पानी का गिलास उठाया और उनके होंठों से लगा दिया। माँ प्लीज़ कुछ खा लीजिए। माँ ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में वो चमक बाकी थी। बेटा कबीर आया? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर वार कर दिया हो। नहीं माँ, मेरी आवाज़ तेज हो गई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ कबीर आ जाएगा। मैंने उनकी कमज़ोर हथेली थामी, कहा माँ कबीर ज़रूर आएगा। अगले दिन मैंने एक डॉक्टर को घर बुलाया। जब उसने माँ का चेकअप किया तो वह ठंडे शब्दों में बोला, उनका जिस्म कमज़ोर हो चुका है, खून की कमी है और लगातार दिमागी दबाव की वजह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। अगर उनका इलाज जल्दी ना किया गया तो खतरनाक हो सकता है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। डॉक्टर साहब, इलाज का क्या खर्चा आएगा? डॉक्टर ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा, कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये तो लगेंगे और उन्हें अच्छी खुराक भी चाहिए। मेरे दिमाग में बिजली सी सनसनी दौड़ गई। ये पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी जेब में कुछ पैसे थे जो शायद माँ के लिए 2 दिन के खाने के लिए काफ़ी होते, मगर इलाज के लिए मैं माँ के सिरहाने बैठ गई और माँ के माथे पर हाथ रखा। माँ फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर दूँगी। मगर कैसे? मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने मैडम के शब्द याद किए, अगर तुम रात को होटल चली जाओ तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। मैं ज़मीन पर बैठ गई। क्या मैं फिर से उसी रास्ते पर जाऊं? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मैंने नंबर मिला दिया। हेलो। दूसरी तरफ से उनकी नरम मगर जहरीली आवाज़ आई। दीदी, मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। हाँ कावेरी। मैंने गहरी सांस ली। मैं काम के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। एक पल के लिए चुप्पी छा गई। फिर अचानक मैडम की हंसी फ़ोन के दूसरी तरफ से गूंजी। शाबाश लड़की, मुझे पता था तुम समझदार हो जाओगी। मुझे खुद से नफरत होने लगी। रात के टाइम में बंगले से निकली। आज मुझे एक और होटल भेजा जा रहा था। गाड़ी की खिड़की से बाहर रोशनियों का सैलाब फैला हुआ था, मगर मेरे अंदर पूरा अंधेरा था। क्या सच में अब हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी थी? मुझे लगा जैसे मैं अपने ही अंदर दफन हो चुकी हूँ। मैं आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। मेरी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, चेहरा पीला पड़ चुका था, ऐसा जैसे सीने में पत्थर, दिल धड़कना भूल गया हो। मैडम हर बार मेरे सामने नए चेहरे को लेकर आती थी, हर बार मुझे ब्लैकमेल करती। अगर मैं उनकी बात ना मानूं तो वो मेरी वीडियो सबको भेज देंगी। अब तुम पीछे नहीं हट सकती कावेरी, जितना तुम आगे बढ़ोगी उतना ही फायदे में रहोगी। अगर तुमने मना किया तो दुनिया तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। याद रखना। ये शब्द मेरे दिमाग में चक्कर काट रहे थे। ये जहर धीरे धीरे मेरे आत्मा में समा रहा था। मैंने अपनी इज्जत का सौदा कर लिया था। माँ के इलाज के लिए 2 दिन के बाद माँ अस्पताल से वापस आ चुकी थी। उनकी हालत पहले से ठीक थी, चेहरे पर कुछ रौनक आ गई थी और सबसे ज़्यादा वो मुझसे बहुत खुश थी। बेटा, भगवान तुझे खुश रखे, तेरी मेहनत रंग लाएगी। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ को क्या पता कि उनकी बेटी ने उनके लिए अपनी इज्जत बेच दी। वह सारा दिन मेरे लिए प्रार्थना करती रहती, मोहल्ले वालों को बताती मेरी कावेरी बहुत मेहनती है, एक फैक्ट्री में अच्छी नौकरी कर रही है। मैं अपना सर चुप से झुका लेती। मैं दरवाजे के पास खड़ी थी। सामने वह आदमी था जो आज का मेहमान था। वह शायद जापान का लग रहा था। उसकी उम्र बहुत छोटी थी। सोफे पर बैठा था, जैसे उसकी नज़रें मुझ पर पड़ी।
वो मुस्कुरा दिया। आओ बैठो। मेरे कदम जमीन से जा टकराया। डर क्यों रही हो? फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं चुप रही। वैसे तुम इन सब में अलग हो। तुम्हारे अंदर एक मासूमियत है चेहरे पर, मगर तुम्हारी आंखों में कुछ और ही कहानी है। मेरी सांस रुकने लगी। ये लोग हर बार मुझे एक नए जख्म के साथ छोड़ते थे और मैं हर बार और ज़्यादा मर जाती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। उस आदमी ने जेब में हाथ डालकर एक विजिटिंग कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मैंने हैरानी से उसे देखा मगर अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मैं तुम्हें इस्तेमाल करने नहीं आया कावेरी, उसने धीरे से कहा। फिर क्यों आए हो? मेरी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे लगा जैसे मैंने गलत सुना हो। मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो अंदाज़ा हो गया कि तुम किसी कैद में हो, किसी ज़बरदस्ती से लाई गई हो। मैं ज़ख्मी मुस्कुराहट से हंसी। ये सब कहने की बातें हैं साहब। वह जापानी ज़रूर था लेकिन वह अच्छी खासी हिंदी बोल रहा था। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। नहीं कावेरी, मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। अगर तुम सच में कुछ और करना चाहती हो तो कल मेरे ऑफिस में आ जाना। मैंने अपने कांपते हाथों से वह विजिटिंग कार्ड ले लिया मगर दिल में शक था। अगर ये भी एक धोखा हुआ तो, अगर ये भी बस एक और जाल हुआ तो। अगले दिन मैंने बहुत सोचने के बाद उसके ऑफिस जाने का फैसला किया। शायद ये सच मेरे छुटकारों का रास्ता हो सकता है। मैं एक नई बिल्डिंग में दाखिल हुई। मेरे स्वागत में एक औरत थी। मुझे उसके ऑफिस की तरफ इशारा किया। दरवाज़ा खोला तो वह आदमी अपनी कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था। आओ आओ कावेरी। मैं धीरे धीरे चलती हुई उसके सामने जाकर बैठ गई। मुझे तुम्हारी मदद करनी है कावेरी। कैसे? उसने एक लंबी सांस ली और फिर मेरे सामने एक कागज़ रखा। ये एक कॉन्टैक्ट है। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रख सकता हूँ मगर तुम्हें मेरे स्पेशल क्लाइंट के साथ घुलना मिलना होगा। मेरी आंखें डर से फैल गई। देखो, तुम पहले ही इस दुनिया में कदम रख चुकी हो। अब तुम्हें कोई इज्जतदार नौकरी नहीं देगा। मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा, बहुत सारे। सहूलियत तुम्हें घर बैठे मिलेगा। तुम्हारे आने जाने की गाड़ी होगी और तुम्हें एक फ्लैट भी दिया जाएगा। लेकिन एक बात है, तुम्हें अब मेरे हिसाब से काम करना होगा और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा और ये तुम्हारी भलाई के लिए है। इसमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और तुम्हें भी एक वादा करना होगा, तुम मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करोगी। उसने मुझे हैरान करके रख दिया था। आखिर वो मुझसे क्या करवाने वाला था? मैं अपने अपाहिज भाई को ढूंढने के लिए उससे एक वादा किया। उसने मुझे चैलेंज किया कि मैं तुम्हारे भाई को एक हफ्ते में ढूंढ कर ले आऊँगा। मैंने उससे कहा कि अब मुझे क्या करना होगा। उसने कहा कि अभी तो तुम घर जाओ और अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ और जैसे तुम पहले काम करती थी वैसे ही काम करते रहना। अपने मैडम के घर जाना मत भूलना, उनका काम करना बहुत ज़रूरी है। वे बड़े लोग हैं, हमारे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। मैं अपने मन ही मन सोचने लगी, आखिर ये आदमी है कौन? मैं घर आ गई। माँ बहुत खुश थी। मैंने माँ से खुशी की वजह पूछी तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा रिश्ता आया है। लड़का बहुत अच्छा है, ऊंचे परिवार से है और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जहाँ जॉब करती हो तुम्हारे बॉस का दोस्त है। मैं तो हैरान रह गई। आज मैं वहाँ गई थी और उसने तो मेरे सारे घर का खोज खबर निकाल कर मेरा रिश्ता भी भेज दिया। मैं माँ को मना नहीं कर पाई और खुद को भगवान के हवाले सौंप दिया। अब जो होगा सो देखा जाएगा। जिंदगी अंधेरे में तो वैसे ही बीत रही है। अब किसी तूफान से डर नहीं लगता। इसी तरह मैडम के घर काम करती जा रही थी और हम दोनों उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। अब पूरा एक हफ्ता बीतने वाला था लेकिन कबीर का कोई अता पता नहीं मिला था। अचानक सर का फ़ोन आया, उन्होंने ऑफिस में बुलाया। मैं घबरा गई लेकिन मैं कुछ ही घंटों में उनके ऑफिस में पहुंच गई थी। सामने अपने भाई कबीर को देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर सर ने जो वादा किया था उन्होंने निभा दिया था। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा था। आखिर वो मुझे ऐसा कौन सा काम करवाने वाले थे। मैंने सर का बहुत धन्यवाद किया। अपने घर आ गई। माँ ने कबीर को देखकर खुशी के मारे झूम उठी। माँ ने कहा, मेरे दामाद के पैर इस घर में पड़ने से मेरी किस्मत बदल गई और मेरा बेटा मुझे मिल गया। लेकिन माँ को क्या पता था, अगर सच पता चल गया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उनकी बेटी की इज्जत तो कब की लूट चुकी थी। मैंने अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ा था और आगे बढ़ रही थी। मेरे शादी के एक दिन पहले मुझे मैडम का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, तुम्हें आखिरी बार मेरे लिए काम करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैडम से माफ़ी मांगने लगी। मैडम जी, मेरी दुनिया ख़राब मत करो, अब तो मेरी शादी है, मुझे बख्श दो। मैडम ने कहा, मुझे तुम्हारी शादी से कोई लेना देना नहीं, तुम्हें मेरा काम करना होगा, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं ये बात सर को भी नहीं बता सकती थी
क्योंकि सर ने तो पहले ही कहा था मैडम की हर बात माननी है। जैसे तुम पहले काम करती थी अब भी करती रहोगी। अब मैं किस मुंह से अपनी मदद मांगती? मैं तो चारों तरफ से फंस चुकी थी। मैं रात को सोई मगर आंखों में नींद नहीं थी। मेरे घर में हल्दी का रस्म था, मुझे बाहर जाना था। मैंने अपनी माँ को तो कैसे भी मना लिया और अपनी बर्बादी की तरफ चल पड़ी। मैडम मुझे देखकर खुश हो गई और बहुत मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा कि आखिरी बार मेरा काम कर दो, उसके बाद शादी करके अपना घर बसाओ। मैंने मैडम को कहा कि अगर मेरे पति को ये सब पता चल गया तो मेरा घर ही कहाँ है, मैं तो बर्बाद हूँ। मैडम ने कहा ये मेरी समस्या नहीं, तुम्हारी समस्या है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति से मुझे कोई लेना देना नहीं और ना ही तुम्हारी प्रॉब्लम से। मुझे तो अपने क्लाइंट से मतलब है और वह बाहर से आ रहा है, उसे एक खूबसूरत लड़की चाहिए और तुमसे खूबसूरत कोई और नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतना हैंडसम लड़का तुम्हें आज रात को मिलेगा। क्योंकि मैंने उस क्लाइंट को 10 से 20 लड़कियों की फ़ोटो दिखाई थी, उनमें से सिर्फ तुम्हारी फ़ोटो को सिलेक्ट किया गया है और तुम खुश नसीब हो। उसने मुझे लाखों रुपए दिए हैं और तुम्हें अलग से टिप्स मिलेगा। चलो ज़्यादा टाइम ख़राब मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने मरे मरे कदमों से खुद को सजाया और अपने आप को तैयार किया और उस होटल तक पहुंच गई जहां का एड्रेस मैडम ने दिया था। होटल में पहुंचते ही सर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि कावेरी तुम कहां पर हो, अपना लोकेशन भेजो। मैंने उन्हें अपना मोबाइल से लोकेशन भेज दिया। मैं मन ही मन सोच रही थी आखिर सर को मेरे लोकेशन से क्या लेना देना। उन्होंने अपना ऐसा कोई आज तक काम बताया नहीं, ना ही ऐसा कोई क्लाइंट दिया और हर महीने पैसे अकाउंट में भेज रहे थे। आखिर इसकी वजह क्या थी? मैं मन ही मन बहुत पजल हो रही थी, आखिर ये सब क्या चल रहा है। मैंने एक लंबी सांस ली और अपने आप को भगवान के हवाले सौंप दिया। अब जो होगा सो देखा जाएगा। जैसे ही कमरा 124 में पहुंची, दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बिल्कुल सुन खड़ी रह गई। जो आदमी मेरे सामने था वह कोई और नहीं, मेरा होने वाला पति था। उसने मुझे अच्छी तरह से देख लिया था। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर अफरा तफरी और पुलिस के सायरन ने सबको धड़का कर रख दिया था। आखिर इस होटल में पुलिस का छापा कैसे पड़ा? सभी लड़के और लड़कियां रूम से इधर उधर भाग रहे थे। मेरा होने वाला पति मेरा हाथ पकड़कर एक पुलिस के जीप की तरफ जा रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं कुछ कहने के काबिल तो नहीं थी। आखिर ये सब क्या हो रहा था? यही सोचते सोचते मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। वहाँ मेरी माँ, कबीर, मेरा होने वाला पति सभी मेरे सामने खड़े थे। पर अभी कुछ देर पहले मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसके चेहरे पर ऐसा कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कोई वहाँ पुलिस थी। आखिर ये सब क्या चल रहा था? मैं पूछना चाहती थी। हाथ के इशारे से मेरे होने वाले पति ने मुझे चुप करवा दिया। मम्मी मेरी तबीयत को लेकर बहुत परेशान थी। आज बारात का दिन था और मैं हॉस्पिटल में थी और होने वाला पति भी मेरे साथ था। माँ मुझे तसल्ली देकर चली आई, पर मैं अब कुछ भी समझ नहीं पा रही थी आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था। तभी हॉस्पिटल में पुलिस की पूरी टीम और सर मेरे वार्ड में आए और मुझसे पूछताछ की गई। और सर कोई और नहीं, वह सीबीआई ऑफिसर थे। इस तरह के सेक्स रैकेट चलाने वाली औरतों को और मर्दों को पकड़ने के लिए उन्होंने ये सारा जाल बिछाया था, जिसमें मैडम समेत कई लोग शामिल थे जो इस तरह के लड़कियों को मजबूर करके ऐसा काम करवाते थे और लाखों करोड़ों रुपए कमाते थे और उन बच्चियों को कुछ पैसे थमा देते थे और उनको ब्लैकमेल करते थे। और उस दिन जो जापानी आदमी मेरे रूम में आया था वो यही सर थे। उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया था, बस मुझे बेहोशी का रुमाल सूंघाकर उन्होंने मेरी पूरी जांच पड़ताल की थी और उन्होंने मुझे भरोसे में लेकर मैडम तक पहुंचाने की कोशिश की थी और रंगे हाथों छापा मारने की कोशिश की थी। इस मिशन में सर पूरी तरह कामयाब हो गए थे और मेरा होने वाला पति भी इसी मिशन में शामिल था और वह भी पुलिस में सिपाही था। मिशन कंप्लीट होने के बाद उसने मेरे साथ शादी की, मेरे साथ 7 जन्म निभाने की कस्में खाई। वो मुझे बहुत प्यार करता था। विवेक मेरी हर खुशी का ध्यान रखता था। मेरे भाई कबीर का भी इलाज करवा रहा था। सर को कबीर अनाथ आश्रम में मिला था। वह रोड पर रोता हुआ जा रहा था। किसी ने उस पर दया खाकर उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया था। तब से ही वहीं पर उसकी देखभाल हो रही थी और कबीर वहाँ पर पढ़ाई भी कर रहा था। मेरी माँ, विवेक और कबीर सब एक साथ रहते हैं और मेरा एक बच्चा भी हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल मेरे पति विवेक की तरह। मेरी आप बीती आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के कई मजबूर लड़कियां हैं जो इस तरह के ब्लैकमेलिंग में फंस जाती हैं और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है।
तो आप इस तरह का कोई काम ना करें जिसमें आपको कोई जानकारी ना हो, और अगर ऐसा कोई काम हो तो तुरंत पुलिस को या अपने रिश्तेदार या जानने वाले को बताएं। और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों की कमेंट पढ़ने में बहुत बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें।